थैलेसीमिया के डायग्नोसिस के लिए हमें पेशेंट की हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लिनिकल पिक्चर, डिपेंडेंस ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाज़ का पेरिफेरल स्मेयर और फैमिली हिस्ट्री और बाज़ का हमें जेनेटिक टेस्टिंग तक जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा क्लिनिकल सस्पिशन ये होता है कि पेशेंट को कोई हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, लेकिन वो टेस्ट्स के अंदर और फैमिली हिस्ट्री के अंदर नहीं आ रहा होता। तो फिर हम बहुत सारे केसेस इस तरह के आए हैं कि हमें जेनेटिक टेस्टिंग तक जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात उसकी जीन सीक्वेंसिंग भी करवानी पड़ती है, तो फिर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। यूजली हमारे पास जो पेशेंट आता है थैलेसीमिया का, वो 3, 4, 5 साल या 10 साल की एज में हमारे पास आता है। उससे पहले वो डिफरेंट ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता रहता है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स बैठे होते हैं। वो जो बुकिश है और बाकी चीज़ें हैं उसके मुताबिक तो ये है कि वो उसका इलाज सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उससे ही वो 8-10 साल तक ट्रीट करते रहते हैं। और यूजुअली पेशेंट उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा आयरन ओवरलोड और मेगैलोब्लास्टिक क्राइसिस में जा चुका होता है। लोग भी गरीब होते हैं, वो दवाइयाँ खुद परचेज़ नहीं करते और बाज़ औक़ात फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दवाइयाँ देते नहीं हैं बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फॉलो अप नहीं करते, क्योंकि जो थैलेसीमिया का पेशेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग किस्म की लाइबिलिटी है। तो लोग अपने कारोबार जॉब से इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि वो उसको करें और उसको मैनेज करें। तो उससे ये है कि पेशेंट जो है थैलेसीमिया का वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है। जब हमारे पास आता है तो हमने सबसे पहले उसको हाई डोज B12 और फोलिक एसिड से हमने उसको शुरू करना होता है, ताकि उसका जो मेगैलोब्लास्टिक क्राइसिस है उससे उसको बाहर लेके आएँ, ताकि हमें पता चले कि उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितनी है। क्योंकि जब वो क्राइसिस में होगा तो फिर तो वो हफ्ते में 2-2, 3-3 दफ़ा भी उसको ब्लड लग रहा होता है। तो हम उसको लेके आते हैं। बाज़ पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं हाई डोज लॉन्ग टर्म, यानी कि 1-2 महीने तक हम उनको हाई डोज B12 और फोलिक एसिड थेरेपी दें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। बाज़ का तो उनकी ट्रांसफ्यूजन ऐसे बच्चों की जिनकी एक हफ्ते में 2-2, 3-3 दफ़ा हो रही होती है, वो महीने में 1 दफ़ा या बाज़ का उससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। बाकी जो कुछ इसमें पेशेंट थैलेसीमिया इंटरमीडिया के भी आ चुके होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके लिए हमने पीछे एक वीलॉग किया था, उसको देखा जा सकता है। तो उसके बाद ये है कि जब पेशेंट आ जाता है उसके ऊपर, तो फिर हमने उसकी एग्जैक्टली उसकी नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ्यूजन, वो हमने निकालनी होती है कि पेशेंट को कितने अरसे बाद ब्लड दें। हम उसको वीकली विज़िट करवाते हैं पेशेंट को कि वो आए, अपना ब्लड काउंट्स करवाए, हीमोग्लोबिन हमें देखें कि हम इसको कब दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक और चीज़ हमने देखनी होती है आयरन ओवरलोड को। बाज़ औक़ात जो बुक में लिखा है और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी यही है और होना भी ऐसी चाहिए कि हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर मेंटेन रहे, ताकि उसकी रिथ्राइड एक्सपेंशन बोन के अंदर, लिवर के अंदर और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ना जाए। तो वो हमने करना होता है, लेकिन उसमें देखते हैं कि जब वो आयरन लोड ओवरलोड के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो हम फिर टेम्परेरीली आयरन ओवरलोड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसकी जो हीमोग्लोबिन है हम उसको 8 पे मेंटेन करते हैं, उसकी ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है। हमारे जो चिलेटर्स होते हैं उनको काम करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, 1-2 महीने 3 महीने में वो नीचे आ जाती है फेरेटिन उनकी। और फेरेटिन एक टेस्ट होता है, उससे हम इसको मॉनिटर करते हैं कि ये आयरन ओवरलोड कैसा जा रहा है। फेरेटिन की और भी कुछ हैं इम्प्लीकेशंस और इंटरप्रिटेशंस, उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हम इसको सिर्फ आयरन ओवरलोड के लिहाज से हम उसको देख रहे हैं। तो वो जब नीचे आ जाता है तो हम दोबारा उसको 8 पे ले जाते हैं, 8 से उसको दोबारा 10 पे ले जाते हैं, यानी कि 10 ग्राम हीमोग्लोबिन के ऊपर हम उसको ट्रांसफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मोर देन 10 हमने उसको मेंटेन करना होता है। उसके अलावा ये है कि इसमें जो क्लासिकली पैक सेल्स देने चाहिए। पैक सेल्स में भी होता ये है कि वॉश्ड पैक सेल्स हों तो ज़्यादा बेहतर है।
वॉश्ड अगर ना भी हों तो फिर उसके लिए ल्यूकोसाइड फ़िल्टर्स यूज़ करने चाहिए। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं उनको वो ओवरकम कर लेता है। एक और जो प्रैक्टिस मैं करता हूँ वो ये है कि ट्रांसफ्यूजन देने से एक आधा घंटा पहले एंटी हिस्टामिन और स्टीरॉइड्स उसका एक शॉट दे देता हूँ। उससे जो फौरी तौर पे रिएक्शंस होते हैं ब्लड के वो नहीं होते, और जो ऑटो इम्यूनिटी या एलो इम्यूनाइजेशन है वो बड़ा स्पीड से डेवलप नहीं होती। फिर इसमें एक जो कॉम्प्लिकेशन आ गई वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी को हम क्लासिकली जैसे ऑटो इम्यूनिटिक एनीमिया है उससे हम डील करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में आईटीपी भी हो सकता है और इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। उससे हम डील करते हैं स्टेरॉइड से और इम्यूनोस्प्रेशन थेरेपी से। और उसके बाद आ जाती है एलो इम्यूनाइजेशन। हमारे यहाँ एंटी डी, एंटी सी, इनकी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। एटिपिकल एंटीबॉडीज़ भी इनको कहते हैं। इनका टेस्ट करवा के आइडेंटिफाई करें। ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे ब्लड बैंक्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं होते कि फिनोटाइप्ड ब्लड फॉर सच पेशेंट्स वो रखें। जहाँ तक हमें कुछ होता है अंदाज़ा, हम तो कोशिश करते हैं कि इस तरह का ब्लड अरेंज करने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है कि हर जगह पे हम नहीं बैठे हुए, तो पेशेंट्स की जो ना रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो जो ही पेशेंट की रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब बढ़ जाए तो उसको फौरी तौर पे B12 ऑटो इम्यूनिटी, B12 फॉलिक एसिड ऑटो इम्यूनिटी, और उसकी जो है एलो इम्यूनिटी जो है उसको रूल आउट करना चाहिए। उसके डिफरेंट टेस्ट हैं, उससे हम कर सकते हैं और उसकी हम थेरेपी भी कर सकते हैं। जो एलो इम्यूनिटी है उसका थोड़ा सा इशू होता है कि उसको फिर आपको फिनोटाइप ब्लड देना होता है जो जिसमें कि रेलेवेंट एंटीजन जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है वो ना मौजूद हो। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। ये इस तरह के पेशेंट्स कम होते हैं, 2 से 3% पेशेंट होते हैं। एक जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ थैलेसीमिया सेंटर पे, वहाँ पे 1000 के करीब पेशेंट रजिस्टर्ड है और उसमें मेरे ख्याल में 3 या 4 को है इस तरह की। तो उसके लिए थोड़ी सी हम कर सकते हैं, हम करते भी हैं कि कुछ लोग जिनमें वो रेलिवेंट एंटीबॉडीज़ ना हों उनको हम कर लेते हैं कि फिनोटाइप ब्लड पेशेंट जो डोनर्स होते हैं वो हमारे रेगुलर डोनर्स होते हैं, उनसे हम ले लेते हैं नंबर उनके। तो इस तरह के 40-50 लोग हैं जो कि बड़ी मेहरबानी है उनकी कि अल्लाह मियाँ उनको जज़ा भी दे और उनको यानी कि कामयाब रखे हर मैदान में, वो आके पेशेंट को ब्लड देते हैं। तो हम फिर उन पेशेंट्स को ऐसे मैनेज करते हैं। तो बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं वो मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम है, फॉस्फेट है और विटामिन के है, वो हमने साथ में रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स को देना होता है। उसके बाद ये है कि पेशेंट्स जो होते हैं ये बोले इनमें स्प्लीनोमेगैली होती है। स्प्लीनोमेगैली की वजह से इनकी भूख कम हो जाती है। जहाँ पे स्प्लीन होती है, स्प्लीन उसको उठा देती है स्टमक को, तो बच्चा 1-2 वाले खाता है उसका पेट भर जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको 6 मील्स अ डे देनी चाहिए, छोटी छोटी मील्स, ताकि उनकी एनर्जी लेवल जो है वो बरकरार रहे और उनकी ग्रोथ अच्छी रहे। ये इनकी स्टैंडर्ड ग्रोथ की एक ये भी वजह होती है कि ये अंडर नरिश्ड होते हैं, खा नहीं सकते प्रॉपरली। फिर एक जो नाइटमेयर या कॉम्प्लिकेशन है, वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, वो है लिवर में इन्फिल्ट्रेशन ऑफ, या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस माफ़ कीजिएगा। तो वो एक नाइटमेयर है। उसमें तो उसका अल्टीमेट हल तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। तो उसमें ये होता है कि लिवर जो है ना रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। लिवर एक इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन बॉडी के अंदर। एल्ब्यूमिन्स, प्रोटीन्स, आपकी सारी इम्यूनिटी, क्लॉटिंग फैक्टर्स और वेयर हाउस होता है बेसिकली आपकी बॉडी का, कि ये आपको जितनी भी ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है।
तो वो यूजुअली डेवलप इसलिए होती है कि बच्चों को टाइमली ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता, वो इसलिए डेवलप होती है। तो वो अगर हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती। बाकी जो चीज़ है वो बाकी क्वेश्चन आंसर्स में बाकी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, वो मैं हमेशा पेशेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए डेली बेसिस पे हम इसको क्वेश्चन आंसर करते हैं पेशेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग एंड फॉलोइंग।